हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फास्टेक कंप्यूटर एकेडमी। आज हम डे 5 का टॉपिक कवर करने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट आपके कोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, अगर आपका कंप्यूटर एक इंसान होता तो उसका दिल कौन होता, दिमाग कौन होता और उसे जिंदा रखने वाली ताकत क्या होती। आज हम कंप्यूटर के उन्हीं 3 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है मदरबोर्ड, एसएमपीएस और प्रोसेसर, जिसको आप सीपीयू भी कहते हो। ये तीनों मिलकर ही एक डेड मशीन को स्मार्ट कंप्यूटर बनाते हैं। अगर आप कंप्यूटर को अंदर से समझना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि बटन दबाते ही सब कैसे स्टार्ट होता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मदरबोर्ड आखिर क्या होता है। तो देखिए, मदरबोर्ड क्या होता है। अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हो या बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो, तो ये टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मदरबोर्ड ही वो पार्ट है जो कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स को एक साथ जोड़ता है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा मदरबोर्ड क्या होता है, ये काम कैसे करता है और इसके मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो ये सब कुछ हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा दूं कि मदरबोर्ड कंप्यूटर का एक मेन सर्किट बोर्ड होता है। आप जैसे देख रहे हो, मैंने लिखा भी है, मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर। ओके, सर्किट बोर्ड का मतलब होता है कि एक ऐसा बोर्ड जिसमें छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक पाथ होते हैं। ये बोर्ड कंप्यूटर के अंदर लगा होता है बेसिकली, और इसमें सभी इंपॉर्टेंट पार्ट कनेक्ट होते हैं। यानी कि जैसे मैंने लिखा है, देख रहे हो आप लोग, इट कनेक्ट सीपीयू, रैम, स्टोरेज एंड ऑल द हार्डवेयर कंपोनेंट। जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं वो सारे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है। अगर हम इसको एक सिंपल तरीके से मैं आप समझाऊं और रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं, तो जैसे कि मान लो हमारा जो बॉडी है, इसमें हार्ट और नर्वस सिस्टम सब पार्ट्स को कनेक्ट करता है। वैसे ही मदरबोर्ड कंप्यूटर के सब पार्ट्स को कनेक्ट करता है। अगर मदरबोर्ड नहीं होगा तो सीपीयू अलग रहेगा, रैम अलग रहेगी और कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा। तो इसीलिए मदरबोर्ड को कंप्यूटर का बैकबोन भी कहा जाता है, राइट। अब देखिए, यहाँ पर अब समझते हैं मदरबोर्ड का काम क्या होता है। तो सभी पार्ट्स को कनेक्ट करना, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, कम्युनिकेशन करवाना। इट अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, राइट। यानी कि ये सब पार्ट्स को मतलब सब पार्ट्स के बीच डेटा ट्रांसफर करवाता है। देखिए, आपने कीबोर्ड से कुछ टाइप किया, जैसे मान लो एग्जांपल बता रहा हूँ, हम और आप क्या करते हैं, कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करते हैं, तो मदरबोर्ड उस डेटा को सीपीयू तक पहुंचाता है। सीपीयू प्रोसेस करता है और आउटपुट स्क्रीन पर मतलब आता है। जो भी स्क्रीन पर हम आउटपुट देखते हैं वो आता है। तो ये सब मदरबोर्ड से ही पॉसिबल हो पाता है। और जो मेन इसका और एक काम है, पावर सप्लाई देना, यानी कि मदरबोर्ड हर कंपोनेंट तक पावर पहुंचाता है। तो ये कुछ मेन पॉइंट था मदरबोर्ड के बारे में, राइट। तो ये रहा आपका मदरबोर्ड का जो मैंने इमेज दिखाया, देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पर। ये एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, देखिए इसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है, जंक्शन बोर्ड भी बोलते हैं, मेन बोर्ड भी बोलते हैं, कई सारे नामों से जाना जाता है, राइट। और आप देख रहे हैं इसमें अलग अलग स्लॉट्स लगे हुए हैं, कहीं पर सीपीयू सॉकेट है। इन सब के बारे में हम जस्ट अभी आगे बात करने वाला है। यहाँ पर आप देख रहे हो एक है ना, कुछ बैटरी आपको दिख रहा है, सीमोस बैटरी होता है। यहाँ पर आपको कुछ अलग स्लॉट दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको पावर कनेक्टर्स दिख रहे होंगे, राइट। तो ये सारे जितने भी इसमें अलग अलग जो आपको पार्ट्स लगाने का दिख रहा है, स्लॉट वगैरह, सॉकेट वगैरह, वो सब हम लोग अभी आगे बात कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, जो वाई मदरबोर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट। देखिए, मदरबोर्ड कंप्यूटर में इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, राइट। तो इसको हम समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि मदरबोर्ड के बिना कंप्यूटर का कोई भी पार्ट देखिए काम ही नहीं कर सकता, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी बताया है। तो सबसे पहले क्या है, देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका, एक्ट्स एज बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर। ये पार्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। मदरबोर्ड कंप्यूटर का बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी होता है। जैसे हमारे बॉडी में बैकबोन पूरे बॉडी को सपोर्ट करता है, वैसे ही मदरबोर्ड पूरे कंप्यूटर को सपोर्ट करता है। तो ये तो हो गया, जैसे मैंने अभी बताया, सारे पार्ट सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, एसएसडी, कुछ भी सब इसी पर लगे होते हैं। अगर मदरबोर्ड ही नहीं होगा तो कोई भी पार्ट अपनी जगह पर प्रॉपरली काम नहीं करेगा, राइट। तो पहला पॉइंट तो यही था आपका। अब दूसरा पॉइंट क्या है आपका, प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस। देखिए, प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, ये भी मैंने हालांकि ऊपर ही बता दिया। मदरबोर्ड का दूसरा इंपॉर्टेंट काम है सभी पार्ट्स तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना।
यानी कि कंप्यूटर में पावर एसएमपीएस से आती है, अभी जस्ट हम लोग समझने वाले हैं आगे एसएमपीएस के बारे में भी, और मदरबोर्ड के थ्रू हर कंपोनेंट तक जाती है। जैसे घर में वायरिंग के बिना बिजली किसी रूम तक नहीं पहुंचती, वैसे ही मदरबोर्ड के बिना पावर कंपोनेंट तक नहीं पहुंचती है, राइट। तो अगर रैम को पावर नहीं मिलेगा तो वो काम नहीं करेगा। तो ये जो है इसका मेन दूसरा इंपॉर्टेंस है मदरबोर्ड का, ठीक है जी। और तीसरा क्या है आपका, कंट्रोल कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर। इसका मतलब क्या हो गया, मैंने ये भी बताया, सभी हार्डवेयर पार्ट के बीच में कम्युनिकेशन करवाना। आप मदरबोर्ड से कुछ आप कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करते हो तो मदरबोर्ड उस सिग्नल को सीपीयू तक पहुंचाता है, सीपीयू को भेजता है, सीपीयू उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट स्क्रीन पर दिखाता है। तो ये पूरा प्रोसेस मदरबोर्ड के बिना पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो ये इसके 3 इम्पॉर्टेंट जो रोल होता है मदरबोर्ड का, ये मैंने अभी बता दिया है। नेक्स्ट है आपका मेन कंपोनेंट ऑफ मदरबोर्ड। देखिए मदरबोर्ड के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, यानी कि मदरबोर्ड में कौन कौन से भाग लगे होते हैं, इसको समझना जरूरी है आपके लिए। तो पहले हम एक एक करके नाम देख लेते हैं, देन इसके बाद हम लोग आगे डिटेल में समझेंगे। जैसे कि सीपीयू सॉकेट हो गया, रैम स्लॉट्स हो गए, चिपसेट होता है आपका कंपोनेंट, राइट। यानी कि उसमें आपको अलग अलग पार्ट्स दिखेंगे। मदरबोर्ड जो मैंने आपको पीछे बोर्ड दिखाया है उसमें आपको अलग अलग ये सेक्शन दिखेगा, भाग दिखेंगे, राइट। जैसे कि बायोस और यूईएफआई चिप लगाने का अलग कंपोनेंट होता है, पीसीआई स्लॉट अलग होता है, साटा पोर्ट्स और पावर कनेक्टर्स। तो ये हमारे मदरबोर्ड के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं और इसको एक एक करके हम डिटेल में जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले आपका आता है सीपीयू सॉकेट। आपने देखा होगा, मैं एक बार फिर से इमेज को जरा बैक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर सीपीयू सॉकेट ये है आपका, ये रहा। यहीं पर आपका कंप्यूटर का जो सीपीयू है, जिसको हम प्रोसेसर भी कहते हैं, ये आपका लगा होता है। जैसे मैंने लिखा भी है इसके अंदर, प्लेस वेयर प्रोसेसर इज इंस्टॉल्ड। तो सीपीयू सॉकेट वो जगह है जहां पर प्रोसेसर इंस्टॉल्ड होता है, राइट। तो सीपीयू सॉकेट मदरबोर्ड पर एक स्पेशल स्लॉट होती है, जैसे अभी आपने इमेज में देखा, जहां प्रोसेसर को लगाया जाता है। सिंपल भाषा में देखें तो सीपीयू सॉकेट का मतलब ये होगा प्रोसेसर का प्लग पॉइंट, जहां पर जैसे अगर हम घर की बात करें तो घर में होता है ना आपका बल्ब और होल्डर, तो बल्ब तभी चलेगा जब वो सही होल्डर में लगेगा। तो यहाँ पर सीपीयू समझ लो एक बल्ब है और सॉकेट समझ लो क्या है, एक होल्डर है। तो वही उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सीपीयू सॉकेट मतलब वो जगह जहाँ पर हम लोग सीपीयू को लगाते हैं, राइट। तो सीपीयू सॉकेट का काम क्या क्या होता है, देखो सीपीयू सॉकेट का पहला काम तो ये होता है कि आप सीपीयू को होल्ड करना। प्रोसेसर है ना, प्रोसेसर जो भी होता है फॉर्मली पकड़ कर रखता है। पहला काम तो ये हो गया, जैसे होल्डर का काम होता है ना कि आप बल्ब को होल्ड करके रखना, वैसे ही आपका सीपीयू को होल्ड करके रखता है। दूसरा काम क्या है इसका, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन देना, सीपीयू और मदरबोर्ड के बीच कनेक्शन बनाता है, ये दूसरा काम हो गया इसका। और भी पॉइंट मैंने लिखा है, डिफरेंट सॉकेट सपोर्ट डिफरेंट सीपीयू, है ना। जैसे कि हर सीपीयू हर सॉकेट में फिट नहीं होता, तो ये भी इंश्योर करता है, राइट। तो अगर मैं इम्पॉर्टेंट कुछ बात बोलूँ, जैसे कि मान लीजिए अगर सॉकेट मैच नहीं करेगा तो सीपीयू फिट नहीं होगा, राइट, सिस्टम में स्टार्ट नहीं होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसके कुछ टाइप्स है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे हमारे कंप्यूटर में इंटेल का प्रोसेसर और एएमडी का बहुत पॉपुलर है, तो इंटेल का सॉकेट अलग होता है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर भी इंटेल का आपका क्या क्या LGA 1700, और एएमडी का जो होता है AM4 भी आता है, AM4 AM5 और LGA 1200 भी होता है सॉकेट में। तो ये बेसिकली सीपीयू सॉकेट का मेन काम हो गया, ठीक है। मैंने आपको डिटेल में समझा दिया कि मदरबोर्ड पर लगा हुआ सीपीयू सॉकेट का मेन काम क्या होता है, ठीक। अगला पॉइंट है आपका क्या, रैम स्लॉट। देखो अगला जो आपके मदरबोर्ड में लगा होता है कंपोनेंट, वो रैम। आपने देखा होगा, फिर से मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये रहा, आपको 2 स्लॉट दिख रहा होगा ब्लू कलर में, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। ये है आपका रैम का स्लॉट और यहीं पर हम लोग रैम इंस्टॉल करते हैं। जैसे अभी हम लोग मेमोरी में पढ़े थे ना पिछले क्लास में, रैम के टाइप्स वगैरह हमने जाना था। तो रैम जो है बेसिकली इसमें आपका लगाया जाता है, लिखा भी है मैंने, यूज टू इंस्टॉल रैम मॉड्यूल्स एंड सपोर्ट DDR4। जैसे मैंने आपको वर्जन के बारे में बताया था, DDR4 DDR5 डिपेंडिंग ऑन मदरबोर्ड, डिपेंड करता है मदरबोर्ड कौन सा आपका, ठीक। तो ये अगला कंपोनेंट हो गया आपका रैम स्लॉट, जहाँ पे रैम लगाया जाता है। अगला कंपोनेंट है मदरबोर्ड का चिपसेट, है ना। चिपसेट को हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। हालांकि इसके बारे में मैंने आपको 3 बातें लिखवाया है, कंट्रोल डेटा कम्युनिकेशन, डिटरमाइन सीपीयू एंड रैम जो है कंपैटिबिलिटी, एंड एग्जांपल में कुछ यहाँ पर चिपसेट मैंने लिखवा रखा है। तो इसको जरा हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो चिपसेट है वो क्या होता है, ठीक है। देखिए, चिपसेट मदरबोर्ड का एक इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक चिप होता है जो कंप्यूटर के सभी पार्ट्स के बीच डेटा का कम्युनिकेशन कंट्रोल करता है, ठीक है जी।
तो अगर हम सिंपल लाइन में मैं आपको बताऊं, चिपसेट मतलब कंप्यूटर का ट्रैफिक कंट्रोलर समझ लो। जैसे कि आप समझ लो एक बड़ा सा शहर है और रोड पर बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं और ट्रैफिक पुलिस जो है सिग्नल को कंट्रोल कर रहा है, राइट। तो यही आपका चिपसेट का मेन काम होता है। जैसे कि सीपीयू हो गया मेन ड्राइवर, और रैम या स्टोरेज हो गया मान लो एक रोड, अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल से समझे, और चिपसेट जो हो गया एक ट्रैफिक पुलिस हो गया। अगर ट्रैफिक कंट्रोल सही है तो सब स्मूथ चलेगा, और अगर कंट्रोल खराब है तो जाहिर सी बात है जाम लगेगा, यानी कि स्लो सिस्टम होगा। तो चिपसेट का मेनली ये रोल होता है आपके मदरबोर्ड के अंदर। जो चिपसेट कंपोनेंट है वो मैंने भी आपको बताया। अब देखिए चिपसेट का काम क्या होता है। पहला जैसे मैंने बताया डेटा कम्युनिकेशन कंट्रोल, है ना, जो भी डेटा हमारा कंप्यूटर के बीच में फ्लो होता है उसको मैनेज करता है, तो सबके बीच डेटा को फ्लो को मैनेज करता है। एंड कॉम्पैटिबिलिटी डिसाइड करता है कौन सा सीपीयू चलेगा, कौन सी रैम सपोर्ट होगी, DDR4 या 5, ये भी चिपसेट डिसाइड करता है, ठीक है ना। और कुछ फीचर्स भी होता है जैसे कि यूएसबी पोर्ट्स कितने होंगे, PCI स्लॉट वगैरह अभी हम आगे जानेंगे, GPU सपोर्ट होगा या नहीं होगा, स्टोरेज सपोर्ट की बात करता है। तो ये सारे जो है चिपसेट ही डिसाइड करता है। और स्पीड और परफॉर्मेंस अफेक्ट करता है, ठीक है ना। बेटर चिपसेट का मतलब हो गया बेटर परफॉर्मेंस, ठीक है। जैसे मैंने अभी यहाँ पर देख रहे हो आप लोग, मैंने कुछ चिपसेट लिखवाया। इंटेल का अलग B760, AMD का B650, इसके अलावा भी AMD का आपको A620, X670 इस टाइप से आता है। इंटेल का भी H610, Z790 इस टाइप के अलग अलग चिपसेट आपके कंप्यूटर में होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्यूटर का क्या दूसरा नहीं, मेरे ख्याल से 3-4 मैंने आपको कंपोनेंट बता दिया है। अब हम आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका बायोस, और जिसको आज के टाइम पर हम लोग UEFI भी कहते हैं, तो इसको भी हम समझते हैं बायोस और ये क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है क्या, फर्मवेयर स्टोर्ड ऑन मदरबोर्ड, ठीक। इसको डिटेल में मैं समझाता हूँ अभी। एंड स्टार्ट कंप्यूटर ड्यूरिंग बूट प्रोसेस, ये दूसरा पॉइंट है बायोस का। एंड तीसरा है क्या, चेक हार्डवेयर बिफोर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड। OS का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए बायोस क्या होता है। बायोस और UEFI जो है इसका ही एक नया वर्जन है, तो ये समझ लो एक ही चीज है। बस अभी आप थोड़ा सा पहले बायोस में बार बार बोलूंगा तो बायोस ही समझो आप। देखिए बायोस एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम फर्मवेयर भी कहते हैं। आगे हम इसको फर्मवेयर को और डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो बायोस क्या है, एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर, ठीक है ना, जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड के अंदर चिप में स्टोर रहता है बाय डिफॉल्ट। यानी कि ये जो मैन्युफैक्चरर होता है मदरबोर्ड का, वही उसी पहले से चिप में रहता है। तो बायोस इनबिल्ट क्या है, एक फर्मवेयर है, यानी कि एक सॉफ्टवेयर होता है। तो सिंपल लाइन में देखें तो कंप्यूटर ऑन होते ही सबसे पहले बायोस ही काम करता है। यानी कि जैसे ही हम और आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले बायोस ही काम करता है। तो सोचो एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं आप सोचो कि स्कूल जा रहे हो, है ना, और स्कूल पर जो होता है गेट, मान लो गेट पर ही गार्ड चेक करता है कि सब ठीक है या नहीं है। तो स्कूल के गेट पर ही गार्ड साहब चेक करते हैं कि भाई बिल्कुल सब कुछ ठीक है नहीं है, तभी वो आपको आगे परमिशन देता है जाने का, है ना, फिर आपको क्लास में जाने देता है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ठीक उसी हिसाब से आप समझ लो कि जो गार्ड है वो हमारा कौन है, बायोस है। यानी कि मेन गेट पे ही वो चेक करता है, जैसे हम सिस्टम ऑन करते हैं वो हमारा क्या है, हर चीज़ को चेक करता है, ठीक है, कि सब कुछ ठीक है या नहीं है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल गार्ड से दिया है। और पूरा जो स्कूल सिस्टम है वो समझ लो आपका कंप्यूटर है, ठीक। तो रियल लाइफ एग्जांपल से हमने समझ लिया कि क्या करता है ये बायोस क्या है, एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है जो मदरबोर्ड के अंदर चिप में स्टोर रहता है। कंप्यूटर ऑन होते ही सबसे पहले बायोस ही काम करता है, ठीक। अब देखिए आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि जैसे हम और आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो क्या क्या होता है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। जैसे देखो हम और आप क्या करते हैं, पावर बटन दबाते हैं, यानी कि कंप्यूटर का पावर बटन दबाया तो बायोस स्टार्ट हुआ, मतलब आपका जो सॉफ्टवेयर है जो इनबिल्ड है वो स्टार्ट होता है और सब हार्डवेयर को चेक किया, जैसे कि रैम, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, सारे हार्डवेयर को चेक करता है। और जब वो सब कुछ ठीक होता है, जैसे मैंने गार्ड का एग्जांपल बताया, तभी अंदर जाने देता है, तभी जाकर के आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ये भी हम आगे समझने वाले हैं, क्योंकि अभी आप एक बिगनर हो या हो सकता है आपको पहले से मालूम होगा, तो आपको पता होगा ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो आपके कंप्यूटर का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, तभी वो लोड होता है, तभी आपको दिखता है और तब जाके कंप्यूटर हमारा रेडी हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बूटिंग कहते हैं, ठीक है। तो बूटिंग यही होता है। अब देखो बायोस क्या करता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया एक पोस्ट होता है। पोस्ट का मतलब हो गया पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अब देखो ये क्या है, रैम ठीक है कि नहीं, कीबोर्ड कनेक्टेड है कि नहीं, हार्ड डिस्क मिल रही है कि नहीं,
प्रॉब्लम हुआ तो ये बीप साउंड या एरर आपको बता देगा। जैसे ही अगर हमारा कंप्यूटर में मान लेते हैं रैम ठीक से नहीं लगा हुआ या कीबोर्ड ठीक से कनेक्ट नहीं है या इसको हार्ड डिस्क ही नहीं मिल रहा है, तो ये आपको बीप का साउंड देगा या कुछ एरर बताएगा, ठीक है ना। तभी जाकर के वो बूटिंग स्टार्ट करता है, ठीक है। तब जाकर के वो जब ये सब चीज़ें ठीक होता है तभी जाकर के ये सब कुछ इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है और बेसिक सेटिंग कंट्रोल करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कंप्यूटर में डेट और टाइम जो वगैरह है ना, ये सब भी, या आपका जो बूट का ऑर्डर होता है, जैसे हमारे कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कहाँ से उसको लेगा, हार्ड डिस्क से लेगा या यूएसबी से लेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें कंट्रोल करता है आपका बायोस। और तीसरा जो है आपका फैन का सेटिंग वगैरह जो भी होता है वो सब बायोस आपका कंट्रोल करता है। और ये जो इसमें मैं बार बार बायोस बोल रहा हूँ, यूईएफआई जो आप देख रहे हो, तो यूईएफआई जो है बायोस का ही मॉडर्न वर्जन है। सिंपल भाषा में देखें तो ये नया जनरेशन हो गया आज के टाइम पर। बायोस जितने भी नए कंप्यूटर्स आते हैं उसमें आपको यूईएफआई मॉडल दिखाई देगा, ठीक है ना, बायोस का ही नया जनरेशन, ठीक। हाँ, थोड़ा सा फर्क है बायोस और यूईएफआई में। जैसे कि टाइप की बात करोगे तो ओल्ड होता है बायोस हमारा, और यूईएफआई क्या है, न्यू है। स्पीड थोड़ा स्लो होगा बायोस का और यूईएफआई का क्या है, फास्ट है, ठीक है ना। तो आज के टाइम पर जनरली आपने देखा होगा सिक्योर बूट के लिए हम लोग यूईएफआई का ही यूज़ करते हैं, ठीक। और आप अगर मान लो थोड़ा सा आगे जा करके जब आप कंप्यूटर में मान लीजिए कंप्यूटर को फॉर्मेट वगैरह या कुछ भी नया इसमें विंडो वगैरह इंस्टॉल करेंगे, तो सबसे पहले हमें बायोस में जा करके ही हमारे को पहले अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सब सिलेक्ट करना पड़ता है कि आप कहाँ से उसको फॉर्मेट करोगे, हार्ड डिस्क से करोगे, यूएसबी से करोगे। तो हम लोग क्या करते हैं, F2 या डिलीट बटन दबाते हैं, तब जा करके हम अपने बायोस के सेटिंग में चले जाते हैं। तो ये मैं आपको आगे प्रैक्टिकली दिखा दूंगा और मैंने बता भी रखा है कि किस तरह से हम बायोस के अंदर एंटर करते हैं कुछ शॉर्टकट प्रेस करके, ठीक है। तो ये था आपका ओवरऑल क्या, बायोस और यूईएफआई। ओके, नेक्स्ट है आपका एक्सपेंशन स्लॉट्स। अब ये आपका अगला और सबसे लास्ट कंपोनेंट है जिसको हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं एक्सपेंशन स्लॉट क्या होता है। देखिए, एक्सपेंशन स्लॉट मदरबोर्ड का एक ऐसी जगह होती है जहां पर हम एक्स्ट्रा कार्ड लगा सकते हैं। अपने मदरबोर्ड के अंदर हम एक्स्ट्रा कार्ड लगा सकते हैं, यानी कि इसका मेन पर्पस है कंप्यूटर के कैपेबिलिटी को बढ़ाना। जैसे कि सिंपल लाइन में समझे, एक्सपेंशन स्लॉट का मतलब ये हो गया कंप्यूटर को अपग्रेड करने की जगह, है ना, जहां से हम अपने कंप्यूटर को अपग्रेड कर सकते हैं। उसमें हम आगे आपको एक एक डिटेल में समझा देते हैं कि क्या क्या अपग्रेड कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट देख रहे हो, यूज फॉर ग्राफिक कार्ड। देखिए, यूज फॉर ग्राफिक कार्ड का मतलब ये हो गया, सबसे कॉमन यूज होता है ग्राफिक कार्ड लगाने के लिए। तो आप एक्सपेंशन स्लॉट में आप कोई भी टाइप का कार्ड लगाते हो, एक्स्ट्रा जो आपको लगाना होता है। जैसे हम लोग करते हैं ना घर में, क्या करते हैं, बिजली के बोर्ड में अलग से हम एक्सटेंशन बोर्ड लगा लेते हैं, उसमें आप बहुत सारे प्लग ऐड कर सकते हो और भी मल्टीपल हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो बिल्कुल सेम वही हो गया आपका कि आप सबसे बड़ा कॉमन तो ये होता है कि ग्राफिक कार्ड लगाने के लिए। ग्राफिक कार्ड के बारे में हम आगे के क्लास में जानेंगे फंडामेंटल में, बट अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर आप गेमिंग करते हो, वीडियो एडिटिंग करते हो या डिज़ाइनिंग करते हो तो पावरफुल ग्राफिक कार्ड जरूरी होता है। ये मैं थोड़ा सा आपको बेसिक समझा देता हूँ ग्राफिक कार्ड के बारे में। तो ये कार्ड पीसीएस स्लॉट में ही लगाया जाता है, ठीक है ना, जो ग्राफिक कार्ड होता है। जितना अच्छा ग्राफिक कार्ड उतनी बेटर डिस्प्ले और परफॉर्मेंस बेसिकली आपका कंप्यूटर देगा, वो आगे की बात है। तो पहला पॉइंट तो यही है कि एक्सपेंशन स्लॉट के अंदर आप यूज फॉर ग्राफिक कार्ड, एंड दूसरा क्या है, यूज फॉर साउंड कार्ड, नेटवर्क कार्ड। देखिए, हम एक्सपेंशन स्लॉट में सिर्फ ग्राफिक कार्ड ही नहीं और भी कार्ड्स लगा सकते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हो, मैंने क्या बताया, साउंड कार्ड बेटर ऑडियो क्वालिटी के लिए आप यूज़ होता है, और नेटवर्क कार्ड इंटरनेट और नेटवर्क कनेक्टिविटी इंप्रूव करता है। अगर मदरबोर्ड में बिल्ट इन फीचर कम हो तो हम लोग मतलब हम अलग से कार्ड लगा सकते हैं। तो ये दूसरा इसका काम हो गया एक्सपेंशन स्लॉट का। तीसरा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोवाइड्स अपग्रेड ऑप्शन। देखिए, ये जो है ना आपका एक्सपेंशन स्लॉट का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप अपग्रेड करने की फैसिलिटी मिलती है। जैसे कि आप अपने कंप्यूटर को टाइम के साथ इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपने जब कंप्यूटर लिया था तो उस टाइम पे आपने सिंपल यूज़ के लिए लिया, और कल आपको मन कर रहा है कि उसमें ग्राफिक कार्ड ऐड करके गेमिंग पीसी बना सकते हो, तो ये काम आप कर सकते हो क्योंकि इसके अंदर वो अपग्रेड करने का ऑप्शन होता है। बिल्कुल रियल लाइफ जैसे मान लो हमने एक बाइक लिया, है ना, जैसे कि मान लो एक बाइक हमने स्टार्टिंग में लिया और बाइक में कुछ एसेसरीज हम लोग ऐड करते हैं ना, ताकि वो जो है आपका बाइक में और भी कुछ एसेसरीज ऐड करके उसको बेहतर बना सकते हो। ठीक उसी प्रकार से आप अपग्रेड करके अपने कंप्यूटर को और भी बेहतर बना सकते हो, ठीक। तो आई थिंक मैंने आपको एक्सपेंशन स्लॉट के बारे में डिटेल में समझा दिया है। तो ये सारे आपके कंप्यूटर के क्या थे,
अलग अलग कंपोनेंट जिसे आपको पता होना चाहिए। मदरबोर्ड का कंपोनेंट था, तो ये मदरबोर्ड के सारे कंपोनेंट के बारे में मैंने आपको एक एक करके समझा दिया। बायोस क्या होता है, एक्सपेंशन स्लॉट क्या है, चिपसेट क्या होता है, रैम स्लॉट क्या है, सीपीयू सॉकेट क्या है, ये सब कुछ आपका एक एक करके मैंने आपको बता दिया। ठीक, तो आगे हम लोग और कुछ पॉइंट शायद इसमें रह गया क्या, देखिए तो मेरे को लगता है शायद रह गया है। पीसीएस स्लॉट, साटा पोर्ट बेसिकली ये मेमोरी के लिए होता है, जो भी हम अपने कंप्यूटर में हार्ड डिस्क या एसएसडी वगैरह लगाते हैं, तो ये स्टोरेज के लिए होता है ये वाला पोर्ट। और पावर कनेक्टर के बारे में भी मैं आपको आगे बता देता हूँ, जिसमें हम एसएमपीएस वगैरह का कनेक्टर लगाते हैं, तो ये भी आपके मदरबोर्ड के कंपोनेंट होते हैं। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है आपका। नेक्स्ट है आपका मदरबोर्ड का साइज। देखिए हमने सारे कंपोनेंट्स देख लिए, मदरबोर्ड में कौन कौन से कंपोनेंट लगाए जाते हैं। अब साइज के बारे में समझते हैं कि आज के टाइम पे जो मदरबोर्ड मार्केट में मिल रहा है वो कौन कौन से साइज के अवेलेबल है। राइट, ATX मदरबोर्ड क्या होता है जो फुल साइज होता है, माइक्रो ATX क्या है, इन सब के बारे में हम लोग जरा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले देखिए आपको ना मदरबोर्ड साइज के बारे में बता दूं। जैसे आप देख रहे हो ATX साइज, देखिए मदरबोर्ड का साइज डिसाइड करता है कि आपके जो कैबिनेट है ना, जो सीपीयू का साइज कितना होता है, कितने कंपोनेंट्स लगा सकते हो आप, एक्सपेंडेबिलिटी यानी कि फ्यूचर में उसको आप अपग्रेड कर सकते हो नहीं कर सकते हो, तो ये सब मदरबोर्ड के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला साइज आपका कौन सा है, ATX, जिसको हमने लिखा है फुल साइज। तो इसका लगभग देखिए 12 यानी कि 12x9/6 इंच का होता है, 12x9/6 इंच का होता है ये साइज। और इसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसमें आप ज़्यादा रैम स्लॉट लगा सकते हो, 4 या 8, और ज़्यादा PCI स्लॉट भी इसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं, GPU, वाईफाई एक्सेट्रा ये सब, और बेटर कूलिंग ऑप्शंस है। राइट, ये ज़्यादातर आपको गेमिंग PC या हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर जो होता है आज के टाइम पर वीडियो एडिटिंग हैवी वर्क के लिए ये मदरबोर्ड ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। तो अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो मान लो ATX मदरबोर्ड वो हो गया जैसे एक बड़ा सा घर जहाँ पर सब कुछ फिट हो जाता है, वैसे ही आपका ये ATX मदरबोर्ड होता है। ठीक है, अब दूसरा है आपका क्या, माइक्रो ATX, यानी कि जो मीडियम साइज का मदरबोर्ड होता है। तो इसका साइज मैं आपको बता देता हूँ, 9/6 इंटू 9/6 इंच में होता है ये। और इसके जो फीचर्स होते हैं वो मीडियम नंबर ऑफ स्लॉट, इसमें कुछ मीडियम नंबर ऑफ स्लॉट होगा, नॉर्मल यूसेज के लिए बेस्ट है, प्राइस भी कम होता है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे कि नॉर्मल जो ऑफिस में PC वगैरह होता है उसमें, घर वगैरह में जो सिस्टम सब होता है, बजट गेमिंग में भी हम बजट मतलब कोई गेमिंग वाला भी सिस्टम होता है जो बजट में है, उसमें भी आपको ये वाला मदरबोर्ड देखने को मिलेगा। जैसे कि रियल एग्जांपल देखा जाए माइक्रो ATX का, तो जैसे 2 BHK का घर, उसमें ज़रूरत की चीज़ें ही फिट हो जाती हैं, मतलब जैसे हम लोग रखते हैं ना 2 BHK का जो घर होता है, वैसे ही समझ लो आपका क्या है ये माइक्रो ATX साइज। एंड तीसरा जो है आपका मिनी ITX, ये बहुत स्मॉल साइज में होता है, इसका 6.6 इंच में होता है। इसमें आपको सिर्फ एक ही PCI स्लॉट मिलेगा और 2 रैम स्लॉट्स होते हैं और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन होता है। ये बेसिकली आपको ज़्यादातर स्मॉल PC वगैरह में देखने को मिलता है, या जो पोर्टेबल सिस्टम सब होता है उसके अंदर आपको देखने को मिलता है। तो ये मदरबोर्ड का अलग अलग साइज होता है। और ये कुछ मदरबोर्ड के टॉप कुछ ब्रांड्स हैं, आपको पता होना चाहिए, ASUS, MSI, गीगाबाइट, ASRock, इंटेल, ये सारे अलग अलग ब्रांड है जो कंपनीज है जो मदरबोर्ड बनाती है। तो आई थिंक मैंने आपको मदरबोर्ड के बारे में बता दिया है। अब नेक्स्ट हम लोग हार्डवेयर के बारे में समझ लेते हैं। नेक्स्ट है आपका SMPS। ये कुछ इस प्रकार से दिखता है जैसे आप इमेज में देख रहे होंगे, और इसके बारे में मैं आपको अब डिटेल में थोड़ा समझा देता हूँ कि SMPS का काम क्या होता है और क्यों हमारे कंप्यूटर में ये पार्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। आगे स्लाइड में आप देख रहे हो SMPS का पूरा नाम क्या है, स्विच मोड पावर सप्लाई, एंड इट कन्वर्ट्स AC पावर इनटू DC पावर। इसके बारे में भी समझ लेते हैं हम लोग। एंड सप्लाइज पावर टू ऑल द कंप्यूटर कंपोनेंट, जितने भी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं उसमें ये पावर सप्लाई देता है। तो जरा डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए SMPS का पूरा नाम तो आप समझ ही गए होंगे। SMPS एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करता है ना, और कंप्यूटर के सभी पार्ट्स तक पावर पहुंचाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर का पावर मैनेजर हो गया एक प्रकार का SMPS। और जो भी आपने दूसरा पॉइंट देखा, इट कन्वर्ट AC पावर इनटू DC पावर। इसका मतलब सिंपल है, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो आपको मालूम ही है कि वो AC होता है, यानी कि अल्टरनेटिव करंट। लेकिन कंप्यूटर के पार्ट्स को क्या चाहिए होता है, DC यानी कि डायरेक्ट करंट। तो यहाँ SMPS का काम शुरू हो जाता है। SMPS क्या करता है, AC को DC में कन्वर्ट करता है ताकि कंप्यूटर के पार्ट्स सेफली काम कर सके। राइट, तो अगर मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे कि मोबाइल चार्जर करंट को कन्वर्ट करता है, वैसे ही SMPS कंप्यूटर के लिए काम करता है। ठीक,
और सप्लाइज पावर टू ऑल कंप्यूटर कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ? तो एसएमपीएस का दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो कंप्यूटर के हर एक पार्ट को, यानी कि हर एक पार्ट तक पावर पहुंचाना, जैसे कि मदरबोर्ड, सीपीयू, हार्ड डिस्क, फैन, इन सबको अलग अलग वायर के थ्रू पावर मिलती है और ये सब एसएमपीएस से ही आती है। ठीक है, तो एसएमपीएस इंपॉर्टेंट क्यों है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एसएमपीएस के बिना कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा, राइट। अगर एसएमपीएस खराब हो जाए तो कंप्यूटर ऑन नहीं होगा या बार बार बंद होगा। ये पावर को स्टेबल भी बनाता है ताकि कंपोनेंट डैमेज ना हो। ठीक है जी, तो एसएमपीएस सेफ और स्टेबल पावर सप्लाई भी कहा जा सकता है इसका पूरा नाम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, ये मैंने बता दिया, वाई एसएमपीएस इज रिक्वायर्ड। ठीक, समझा दिया। अब देखिए एसएमपीएस के वोल्टेज के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो आप देख रहे हो क्या लिखा है इसमें, सिंपल एसएमपीएस आउटपुट वोल्टेज 3.3 वोल्ट फॉर चिपसेट एंड रैम, 5 वोल्ट फॉर यूएसबी एंड लॉजिक सर्किट एंड 12 वोल्ट फॉर सीपीयू एंड जीपीयू। तो ये बताइए मुझे आप लोग, हम लोग एक बात बताओ, आपने सुना होगा ना 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, ये आप लोगों ने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। तो सबसे पहले हम एक बेसिक बात आपको समझा देते हैं। कंप्यूटर एक अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग वोल्टेज, देखिए कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं ना उसको अलग अलग वोल्टेज की जरूरत होती है। इसलिए एसएमपीएस एक ही वोल्टेज नहीं देता बल्कि मल्टीपल वोल्टेज देता है। ठीक है, डिफरेंट पार्ट को डिफरेंट वोल्टेज चाहिए। जैसे आपने देखा यहाँ पर लिखा हुआ है ना 3.3 फॉर चिपसेट एंड रैम, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मेनली यूज होता है आपका 3.3 वोल्ट किसको ये सप्लाई करता है, किसको देता है ये, रैम और चिपसेट को। ये लो पावर कंपोनेंट होते हैं ना, रैम और चिपसेट आपका लो पावर कंपोनेंट होता है, इसलिए इसको कम वोल्टेज चाहिए होता है। इसलिए इन्हें हम कम वोल्टेज मतलब देते हैं। खास करके जो एसएमपीएस है 3.3 वोल्टेज रैम और चिपसेट को देता है। ठीक, जैसे छोटी डिवाइस को कम पावर चाहिए होती है वैसे ही 3.3 रैम और चिपसेट को प्रोवाइड करता है। दूसरा क्या है आपका 5 वोल्ट फॉर यूएसबी एंड लॉजिक सर्किट के लिए होता है, यानी कि आप जब हम पेन ड्राइव लगाते हैं या कोई भी कीबोर्ड माउस लगाते हैं तो उन्हें 5 वोल्ट पावर मिलती है एसएमपीएस से। जैसे आपने देखा होगा ना मोबाइल चार्जिंग यूएसबी भी 5 वोल्ट पर काम करता है, वैसे ही आपके कंप्यूटर में भी ये जो यूएसबी पोर्ट या कोई भी लॉजिक सर्किट आप लगाते हो तो ये 5 वोल्ट में काम करता है। एंड तीसरा जो इसको आउटपुट वोल्टेज है एसएमपीएस का 12 वोल्ट फॉर सीपीयू एंड जीपीयू। ये खास करके यूज होता है ना फैन वगैरह में भी, ये हैवी कंपोनेंट होते हैं इसलिए इसे ज़्यादा पावर चाहिए होती है। तो गेमिंग पीसी में जीपीयू ज़्यादा पावर लगती है इसलिए ये 12 वोल्ट का होता है। ठीक है ना, तो ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि एसएमपीएस कौन से कंपोनेंट्स को, यानी कि कितने कौन कौन से कंपोनेंट को क्या क्या वोल्टेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब देखिए एसएमपीएस का पावर रेटिंग को समझ लेते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे एसएमपीएस का पावर रेटिंग का मतलब क्या हो गया। आपने सुना होगा 450 वॉट, 550 वॉट या 750 वॉट, इस टाइप से एसएमपीएस का पावर रेटिंग होता है। पावर रेटिंग का मतलब क्या हो गया कि मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एसएमपीएस, यानी कि जब हम एक कंप्यूटर नया परचेज करते हैं तो उसमें मैक्सिमम कैपेसिटी एसएमपीएस का कितना होता है। जैसे कि 450 वॉट का एसएमपीएस का मतलब क्या है कि 450 वॉट तक पावर दे सकता है, सिंपल है ना। ये बेसिक सिस्टम के लिए होता है। 450 वॉट एसएमपीएस बेसिक कंप्यूटर के लिए ही होता है, जैसे कि नॉर्मल ऑफिस वर्क के लिए, एमएस वर्ड, एक्सेल, इंटरनेट, ये अगर आप कंप्यूटर में ये सब काम करते हो तो इसमें आपको हैवी ग्राफिक्स या गेमिंग नहीं होती है, तो इसलिए कम पावर काफ़ी होती है। यानी कि आपको अपने कंप्यूटर में आप 450 वॉट तक का एसएमपीएस लगा सकते हो। लेकिन वहीं पर अगर मान लीजिए आपको थोड़ा सा मीडियम रेंज में अगर आपका कंप्यूटर है, जैसे बेसिक वीडियो एडिटिंग के लिए या प्रोग्रामिंग के लिए, थोड़ा बहुत गेमिंग के लिए भी है, तो आप 550 से 650 वॉट तक एसएमपीएस मिड रेंज में आप लगा सकते हो। यहाँ थोड़ा पावरफुल सीपीयू और जीपीयू यूज़ होता है ना इस सब कामों के लिए, तो इसलिए इसको ज़्यादा पावर चाहिए होती है। और अगर आपका कंप्यूटर मान लीजिए काफ़ी हैवी है, 700 गेमिंग सिस्टम है ना, जैसे कि आपका हाई ग्राफिक्स वर्क है या हैवी वीडियो एडिटिंग टाइप का काम सब होता है, तो इसमें आप पावरफुल जीपीयू और सीपीयू लगते हैं, तो इसलिए इसको हाई पावर सप्लाई जरूरी होता है। तो आप अपने कंप्यूटर में 750 वॉट तक का ये जो आप एसएमपीएस का पावर रेटिंग देख रहे हो ये आप लगा सकते हो। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट बात आप याद रख लीजिए, हमेशा अपने सिस्टम से थोड़ा ज़्यादा वॉट का एसएमपीएस लेना चाहिए, राइट। क्योंकि अगर पावर कम हुआ तो सिस्टम हैंग या क्रैश हो सकता है। तो इसलिए जब भी आप सिस्टम परचेज कर रहे हो, खास करके लैपटॉप वगैरह में तो कोई दिक्कत नहीं, लैपटॉप में तो आपको मालूम है पावर बैटरी से आता है, तो लैपटॉप में तो आपको एसएमपीएस नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जो सिस्टम आप परचेज करते हो उससे थोड़ा हैवी एसएमपीएस लेना चाहिए ताकि आपका सिस्टम क्रैश या हैंग ना हो। ठीक है जी।
तो ये था आपका ओवरऑल SMPS के बारे में। कुछ यहाँ पर टॉप ब्रांड्स है, देख लेना आप लोग, ये सब नाम है, अलग अलग कंपनी SMPS बनाती है। तो अब हम नेक्स्ट हार्डवेयर के तरफ मूव ऑन करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करने वाले हम लोग कंप्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, इसके बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है क्या, प्रोसेसर। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो इस टाइप का, राइट, ये देख रहे हो, इंटेल का प्रोसेसर है, कोर i7 लिखा हुआ है, इसको भी हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये जो प्रोसेसर है वो क्या होता है, जिसको हम लोग CPU के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए जल्दी से डिटेल में समझते हैं। देखिए, प्रोसेसर का जो नाम दूसरा मैंने भी क्या बताया, CPU भी कहते हैं। CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये बहुत बार आपने पढ़ा होगा किताबों में, बहुत बार। आज हम डिटेल में समझेंगे इसको। एंड इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये भी आपने पढ़ा होगा कि भाई कंप्यूटर का इसे हम ब्रेन कहते हैं, दिमाग कहते हैं, ठीक। एंड इट एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसेस डेटा। इन सबको जरा मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ, बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है ना। तो CPU मतलब क्या, कंप्यूटर का ब्रेन यानी कि दिमाग होता है। जैसे हमारा और आपका दिमाग सोचता है, डिसीजन लेता है और बॉडी को कंट्रोल करता है, वैसे ही CPU कंप्यूटर के सारे काम को कंट्रोल करता है, ठीक। इसीलिए इसको कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। अब देखो CPU का काम क्या होता है। CPU का मेन काम होता है इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना। जो भी यूज़र इंस्ट्रक्शन देता है उसको एग्जीक्यूट करता है और डेटा को प्रोसेस करके फिर हमें आउटपुट दिखाता है। तो मेनली जो डेटा को प्रोसेस करने का काम होता है वो CPU करता है, ठीक। इसे एक सिंपल से एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। जैसे हम और आप क्या करते हैं, कीबोर्ड से कोई भी मान लो लेटर प्रेस किया, फॉर एग्जाम्पल A, तो ये जो A है वो सिग्नल CPU तक जाता है, CPU उसको प्रोसेस करता है स्क्रीन पर, उसके बाद हमें A शो होता है। ये पूरा काम CPU करता है, राइट। जैसे कि मैं अभी आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से बताऊं तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे क्लास में एक टीचर क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है और स्टूडेंट काम करता है। तो बिल्कुल कंप्यूटर में भी यही होता है ना, यूज़र क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है और CPU क्या करता है, काम करता है। तो बस इसका मेन रोल यही है। तो CPU के बिना कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता, इतना समझ लीजिए आप। अगर CPU स्लो है तो पूरा कंप्यूटर क्या है आपका, स्लो हो जाएगा। अगर CPU पावरफुल है तो कंप्यूटर फास्ट और स्मूथ चलेगा, राइट। तो जैसा CPU वैसे ही परफॉर्मेंस होगा आपके कंप्यूटर का। नेक्स्ट क्या है आपका, अगर मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में मैंने आपको समझा दिया। वैसे देखिए CPU के ना मेन कुछ पार्ट्स होते हैं। CPU का मेन कुछ पार्ट्स है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग, क्योंकि कई बार पूछा भी जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कोई भी इंटरव्यूज वगैरह में भी, तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ CPU। तो मैंने यहाँ पर आपको ALU, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर्स और कैश मेमोरी के बारे में बता रखा है। ALU परफॉर्म अर्थमेटिकल एंड देख रहे हैं लॉजिकल ऑपरेशंस। तो एक एक करके हम लोग डिटेल में जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ALU का क्या काम होता है। देखो ALU CPU का वो पार्ट है जो आप देख रहे हो, इसका पूरा नाम आपने देख लिया, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होता है। वैसे इसका मेनली क्या काम होता है, जो कैलकुलेशन और लॉजिक का काम करता है। ये जो भी हम लोग गणना करते हैं, जैसे जोड़ घटाव गुना भाग या कंपैरिजन करते हैं, ये नंबर इससे बड़ा है या छोटा है या इसके बराबर में है, तो ये बेसिकली काम कौन करता है आपका कंप्यूटर CPU के अंदर, कौन सा पार्ट, ALU करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आपने देखा होगा जैसे हम लोग रियल लाइफ में क्या करते हैं, कोई कैलकुलेटर यूज करते हैं, मैथ सॉल्व करते हैं, है ना, वैसे ही आपके कंप्यूटर के अंदर ALU ये सारी कैलकुलेशन करता है, ठीक। तो ALU का मेनली ये काम है। नेक्स्ट आपका क्या है, कंट्रोल यूनिट। क्या लिखा है, डायरेक्ट ऑपरेशंस। इसका मतलब क्या हो गया कि कंट्रोल यूनिट CPU का एक तरह से समझ लो क्या है, मैनेजर होता है। मतलब इसका मेनली काम क्या है, इंस्ट्रक्शन को रीड करता है, जितना भी यूजर इंस्ट्रक्शन देता है उसको रीड करता है, और यही वो कंट्रोल यूनिट है जो सब पार्ट को कमांड देता है, यानी कि मतलब कौन सा इंस्ट्रक्शन किसके पास भेजना है वो आपका कंट्रोल यूनिट ही करता है, ठीक है ना। डेटा का फ्लो कंट्रोल करता है, ये सब काम आपका कंट्रोल यूनिट करता है, CPU में लगा हुआ कंट्रोल यूनिट। जैसे कि अगर एग्जांपल देखें तो स्कूल का टीचर क्या करता है, टीचर बताता है ना कि कौन पढ़ेगा कौन लिखेगा, इस टाइप से ये सारा काम टीचर का होता है। वैसे ही CPU में कंट्रोल यूनिट का काम होता है, राइट। अगला क्या है आपका, देखो रजिस्टर्स। इसको क्या कहा गया है, टेम्पररी स्टोरेज। मतलब क्या, रजिस्टर जो है CPU के अंदर सबसे फास्ट मेमोरी होते हैं, यानी कि टेम्पररी डेटा को स्टोर करना, जैसे कि कैलकुलेशन के टाइम इसका यूज होता है बेसिकली, है ना। रजिस्टर जैसे एग्जांपल हम समझे कि जैसे हम लोग करते हैं ना, कोई भी नंबर को क्या करते हैं, हाथ पे लिख लेते हैं, जैसे कैलकुलेशन से पहले, जब आप तुरंत जिसको आप तुरंत यूज हम और आप कर लेते हैं, तो ये सबसे फास्ट होता है, ठीक है ना। तो रजिस्टर आपका
तीसरा पार्ट है, और एक चौथा जो आपके सीपीयू का मेन पार्ट में आता है वो है आपका कैश मेमोरी, वेरी फास्ट मेमोरी, राइट। तो कैश मेमोरी सीपीयू के पास होती है और फ्रीक्वेंटली यूज डेटा स्टोर करती है। यूजर जो भी फ्रीक्वेंटली डेटा यूज करता है उसको ये स्टोर कर लेता है, राइट। तो रैम से डेटा फास्ट एक्सेस करना इसका मेन काम है, और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना इसका सेकंड काम है, ठीक है। जैसे कि रियल लाइफ एग्जांपल देखें, मान लीजिए एक अलमीरा में बुक रखा हुआ है, मेरे सारे बुक्स रखे हुए हैं, और मैंने कुछ क्या किया, इंपॉर्टेंट बुक को मैंने अपने टेबल पे रख लिया है। तो टेबल पर रखा हुआ बुक को मैं बार बार यूज़ कर सकता हूँ, मुझे बार बार अलमीरा में नहीं जाना पड़ेगा, राइट। तो यही आपका कैश मेमोरी करता है आपके सीपीयू के अंदर, ठीक है ना। तो जिसे आप बार बार यूज़ करते हो, जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे होते, ठीक। ये बेसिकली इसके मेन 4 पार्ट हो गए। एएलयू फिर से बता रहा हूँ, कैलकुलेशन कर रहा होता है, सीयू यानी कि इंस्ट्रक्शन दे रहा है, रजिस्टर तुरंत डेटा होल्ड कर रहे होते हैं, और कैश मेमोरी इंपॉर्टेंट डेटा पास में रखा रहता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सीपीयू के सारे मेन पार्ट समझने के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लॉक स्पीड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग अभी आपको मालूम है सीपीयू पढ़ रहे हैं, यानी कि प्रोसेसर के बारे में बता रहा हूँ। देखिए क्लॉक स्पीड क्या होता है। तो क्लॉक स्पीड टेल्स हाउ मेनी इंस्ट्रक्शन द सीपीयू कैन प्रोसेस इन 1 सेकेंड। मतलब क्या हुआ, क्लॉक स्पीड बताता है कि सीपीयू 1 सेकेंड में कितने इंस्ट्रक्शन प्रोसेस कर सकता है, ठीक है ना। या सिंपल बोले तो सीपीयू 1 सेकेंड में कितने साइकिल कंप्लीट करता है। साइकिल मतलब स्टेप्स कितने कंप्लीट करता है, और उसी को हम लोग सीपीयू के स्पीड, मतलब क्लॉक स्पीड को ही हम लोग सीपीयू की स्पीड कहते हैं, यानी कि सीपीयू का कितना स्पीड है 1 सेकेंड में एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, ये हो गया उसका स्पीड। साइकिल का मतलब होता है सीपीयू का एक काम कंप्लीट करना, राइट। जितने ज्यादा साइकिल्स 1 सेकेंड में होंगे उतना फास्ट आपका सीपीयू काम करेगा, ठीक है ना। देखो जैसे बिल्कुल एक सिंपल एग्जांपल से समझे, मान लेते हैं कि स्टूडेंट ए है। अब वो क्या कर रहा है, 1 सेकेंड में 2 क्वेश्चन सॉल्व करता है, और वहीं पर स्टूडेंट बी है, वो 1 सेकेंड में 5 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। तो इसमें से फास्ट कौन हुआ, स्टूडेंट बी, जो 1 सेकेंड में 5 सॉल्व कर रहा है। तो यानी कि 1 सेकेंड मतलब कितना हो गया, उसका 5 साइकिल कंप्लीट हो रहा है, राइट। तो इसका मतलब उसका स्पीड ज़्यादा है। वैसे ही जिस हमारे कंप्यूटर के अंदर जिसका स्पीड यानी कि जिसका क्लॉक स्पीड ज़्यादा होगा वो सीपीयू फास्ट होगा। और जनरली जो हमारे कंप्यूटर के अंदर जो आज के टाइम पर हम लैपटॉप वगैरह परचेज करते हैं, वो आपने देखा होगा गीगा हर्ज में आता है, 2 गीगा हर्ज, 3 गीगा हर्ज, ऐसे करके। अब ये हर्ज को हमें समझना पड़ेगा। देखिए हर्ज क्या होता है, ये आगे अगर हम बताएं तो इट इज़ मेजर्ड इन हर्ज। ये जो आपके कंप्यूटर का प्रोसेसर का स्पीड होता है उसको हम लोग किस में मेजरमेंट करते हैं, हर्ज में करते हैं। हर्ज मतलब क्या, 1 हर्ज क्या हो गया, 1 साइकिल पर सेकेंड। जैसे मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, 1 साइकिल पर सेकेंड का मतलब यानी कि सीपीयू 1 सेकेंड में एक काम को पूरा कर रहा है, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप जो आगे देख रहे हो, इसको थोड़ा मैंने डिटेल में समझाया है कि 1 हर्ज मतलब 1 साइकिल पर सेकेंड, और 1 किलो हर्ज मतलब 1000 साइकिल पर सेकेंड। अगर आपके कंप्यूटर के प्रोसेसर का स्पीड 1 किलो हर्ज है, इसका मतलब 1 सेकेंड में 1000 इंस्ट्रक्शन को ये प्रोसेस कर सकता है। वहीं पर अगर आपका मान लीजिए प्रोसेसर 1 मेगाहर्ट्ज का है, तो इसका मतलब वो 1 मिलियन यानी कि 10 लाख इंस्ट्रक्शन को एक साथ में ये प्रोसेस कर सकता है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आज के टाइम पर हमारे पास जो कंप्यूटर लैपटॉप जो आज के टाइम पर हम परचेस करते हैं वो है गीगाहर्ट्ज में। जनरली इन सब यूनिट्स, ये सारे छोटे यूनिट्स हैं जैसे गीगाहर्ट्ज में। तो गीगाहर्ट्ज मतलब 1 गीगाहर्ट्ज कितना हो गया, 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़, 1 अरब। तो इसका मतलब क्या, 1 अरब इंस्ट्रक्शन एक साथ में प्रोसेस कर सकता है। तो आज के समय में जो कंप्यूटर में जो प्रोसेसर होता है वो मोस्टली गीगाहर्ट्ज यूज़ होता है। तो आपको ये मैंने सारा यूनिट समझा दिया, राइट। अब देखिए नेक्स्ट हमें समझना होगा थोड़ा सा यहाँ पर सीपीयू के कोर्स को। सीपीयू कोर क्या होता है, अब क्योंकि हम लोग सीपीयू को डिटेल में समझ रहे हैं तो उसको हमें और थोड़ा सा डिटेल में समझना होगा। जैसे कि आपने सुना होगा सिंगल कोर प्रोसेसर होता है, ड्यूल कोर प्रोसेसर होता है, क्वाड कोर, है ना। इस टाइप से अलग अलग कोर होता है। तो ये कोर क्या होता है, जैसे हम कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अगर मान लीजिए कोई लैपटॉप या कुछ भी हम परचेज़ करेंगे तो वहाँ पर हमें ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। आप लोग मुझे नहीं पता आपने सुना है या नहीं, लेकिन आपको मैं दिखा दूंगा प्रैक्टिकली। जब हम इसको ऑपरेटिंग सिस्टम में देखेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा, देख भी लेंगे हम लोग कि जैसे सिंगल कोर, ड्यूल कोर, क्वाड कोर, ये सब प्रोसेसर के अंदर क्या होता है। तो देखिए कोर का मतलब क्या है, सीपीयू का कोर मतलब एक प्रोसेसिंग यूनिट होता है ना, जो इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है।
कोर का मतलब क्या हो गया, जो इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर रहा है। जैसे कि आपका कंप्यूटर अगर एक कोर है, इसका मतलब क्या, एक टाइम पर एक ही काम करेगा। समझ गए ना बात, एक कोर का मतलब एक टाइम पर एक ही काम करेगा। और अगर मान लीजिए क्वाड कोर है, क्वाड मतलब कितना होता है, 4, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो 4, तो 4 कोर है मतलब एक टाइम पर ये 4 काम कर सकता है। हेक्सा कोर है मतलब क्या, 6 कोर है, एक टाइम पर ये 6 काम कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से मान लीजिए एक बड़ा सा फैक्ट्री है कोई, और उसमें मैंने एक वर्कर रखा किसी काम को करने के लिए, तो वो काम मेरा स्लो होगा। वहीं पर मैंने क्या किया, उस फैक्ट्री के अंदर मैंने 4 वर्कर रख लिए। इसका मतलब ये क्वाड कोर हो गया, मतलब मेरा प्रोसेसर। इसका मतलब वो जो काम मैं करवा रहा था वो 4 वर्कर क्या करेगा, जल्दी काम कर लेगा। वहीं पर एक वर्कर स्लो काम कर रहा है, कर सकता है, राइट। तो यही आपके कंप्यूटर में कोर्स होते हैं, मतलब जितना ज़्यादा कोर होगा उतना ही ज़्यादा आपके कंप्यूटर का क्या होगा, फास्ट प्रोसेसिंग होगा, फास्ट काम होगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल वर्कर से समझाया है। ठीक है। अब सिंगल कोर तो आज के टाइम पर आउटडेटेड हो चुका है। आज के टाइम पर सिंगल कोर कंप्यूटर प्रोसेसर नहीं आता है। या तो आपको ड्यूल कोर दिखेगा जो बेसिक मल्टीटास्किंग के लिए होता है, या क्वाड कोर आपको दिखेगा जो स्मूथ, हाँ, मल्टीटास्किंग स्मूथ होती है उसमें। और अगर आपको थोड़ा हैवी चाहिए तो आप हेक्सा कोर परचेज कर सकते हो। उससे भी ज़्यादा हैवी चाहिए गेमिंग वगैरह के लिए तो आप ऑक्टा कोर परचेज कर सकते हो। और बहुत ज़्यादा हाई अगर आपको चाहिए तो आप डेका कोर प्रोसेसर परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग थ्रेड के बारे में। देखिए थ्रेड्स क्या होता है, अलाउ मल्टीपल प्रोसेसेस पर कोर। अगर आपने कोर समझ लिया, कोर का मतलब मैंने जस्ट बताया कि अगर आपका कंप्यूटर सिंगल कोर है मतलब एक बार में ये एक ही काम को परफॉर्म कर सकता है। अगर ड्यूल कोर है तो एक बार में ये 2 कामों को परफॉर्म कर सकता है, राइट। इसी तरह से आप सुनते होंगे अक्सर जब भी हम कोई नया सिस्टम वगैरह परचेस करते हैं तो उसमें लिखा होता है कि ये जो आपका सिस्टम है, कंप्यूटर है, वो 4 कोर और 8 थ्रेड है। तो देखिए थ्रेड क्या है, थ्रेड एक वर्चुअल वर्किंग यूनिट होता है जो सीपीयू के कोर को एक से ज़्यादा काम करने में हेल्प करता है। थ्रेड मतलब कोर का हेल्पर, राइट। अगर आप इसको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से समझे तो मैंने अभी क्या बताया था, एक कोर मतलब एक टास्क एक बार में, है ना। लेकिन थ्रेड की मदद से एक कोर मतलब 2 टास्क यानी कि या उससे ज़्यादा भी आप एक साथ में हैंडल कर सकते हैं, राइट। और इसी टेक्नोलॉजी को हाइपर थ्रेडिंग भी कहा जाता है। यानी कि थ्रेड की मदद से हम एक ही कोर में हम 2 टास्क या उससे ज़्यादा भी हम काम को हैंडल करवा सकते हैं। अगर रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो जैसे मैंने अभी आपको फैक्ट्री के बारे में बताया था कि एक वर्कर है मतलब एक कोर हुआ, और 2 वर्कर काम कर रहा है मतलब 2 वर्कर काम कर रहे हैं मतलब 2 कोर हो गया। अगर मान लेते हैं एक वर्कर है एक कोर, अगर वो सिर्फ एक काम करें तो स्लो प्रोग्रेस हुआ, और अगर वो स्मार्टली एक साथ 2 काम मैनेज कर रहा है मतलब फास्ट प्रोग्रेस कर रहा है। और यही काम थ्रेड करता है, कोर को एफिशिएंट बनाता है, राइट। और ये खास करके मल्टीटास्किंग में बहुत रोल, इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि हम और आप क्या करते हैं, ब्राउजर ओपन कर रहे हैं, वीडियो प्ले कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर चला रहे हैं। देखिए नेक्स्ट समझ लेते हैं हम लोग कैश मेमोरी के लेवल्स के बारे में। वैसे तो मैंने आप लोगों को कैश मेमोरी समझा दिया है ऑलरेडी, आप पीछे समझ चुके हो, वैसे मैं फिर से बता देता हूँ। कैश मेमोरी एक बहुत ही फास्ट मेमोरी होती है जो सीपीयू के अंदर या उसके बहुत पास होती है ना। सीपीयू के बहुत पास में ये मेमोरी होती है, और इसका मेनली काम क्या होता है, मैंने बताया था, फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला डेटा को स्टोर करना ताकि सीपीयू को बार बार रैम तक ना जाना पड़े। जैसे कि मैंने बताया था ना आपको, सीपीयू बहुत फास्ट होता है और रैम उससे थोड़ी स्लो। तो अगर मान लीजिए सीपीयू बार बार रैम से डेटा लेगा तो कहीं ना कहीं स्पीड स्लो हो जाएगा सीपीयू का। तो इसलिए यहाँ पर कैश मेमोरी का यूज होता है ताकि आप सीपीयू को बार बार रैम में से डेटा ना लेना पड़े, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर मैं लेवल्स की बात करूँ, देखिए कैश मेमोरी 3 लेवल में होती है, L1, L2 और L3। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लो। L1 सबसे छोटी और सबसे फास्ट मेमोरी होती है, ये डायरेक्टली सीपीयू के अंदर होती है, ठीक है ना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा को स्टोर करती है जो तुरंत चाहिए होता है, और ये बहुत ही फास्टेस्ट है, ठीक। और L2 की बात करें तो इसको हम L2 मतलब ये लेवल 2 हो गया, और L1 से थोड़ी बड़ी होती है और थोड़ी स्लो भी होती है, राइट। और ये भी सीपीयू के पास होती है खास करके, और ये मीडियम लेवल के डेटा को स्टोर करती है। इसका स्पीड भी मीडियम होता है। और L3 का मतलब क्या हो गया, लेवल 3, यानी कि सबसे बड़ी और कैश मेमोरी होती है। ये मल्टीपल कोर के बीच शेड होती है और ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करती है, जैसे कि लेकिन लेवल L1 और L2 से स्लो होती है, ठीक है।
तो ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए इसके लेवल्स के बारे में, कैश मेमोरी के लेवल्स के बारे में। अब हम और थोड़ा सा समझ लेते हैं प्रोसेसर का जनरेशन। देखिए इंटेल और AMD दो पॉपुलर ब्रांड है बेसिकली प्रोसेसर जो कंपनी बनाती है। इंटेल के अगर देखोगे तो 12 जनरेशन, 13 जनरेशन, 14 जनरेशन मार्केट में आपको नए लैपटॉप वगैरह दिखेगा, और AMD में आप देखोगे तो इस टाइप के सीरीज आपको मिलेंगे 5700, 7000 ऐसे। तो ये अलग अलग जनरेशन है, और जनरेशन मतलब जितना नया जनरेशन होगा उतना ही आपके कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होगा उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 32 बिट का प्रोसेसर होता है, 64 बिट का होता है। अगर 32 बिट प्रोसेसर ले रहे हो आप तो वो सपोर्ट करेगा 4 GB रैम तक। अगर 64 बिट प्रोसेसर आप ले रहे हो तो वो लार्ज मेमोरी आपका कैपेसिटी सपोर्ट करेगा। ठीक है ना, तो जनरली हम आज के टाइम पर 64 बिट प्रोसेसर यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेसर का यूज केस तो मैंने आपको बता ही दिया, गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, प्रोग्रामिंग, ऑफिस वर्क, AI एंड मशीन लर्निंग जैसे कामों के लिए यूज होता है। और फाइनली हमारा जो ये क्लास है वो खत्म हो रहा है। मदरबोर्ड, SMPS और CPU के बारे में मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। मदरबोर्ड कनेक्ट्स कंपोनेंट्स, SMPS सप्लाइज पावर एंड CPU प्रोसेसेस डेटा। ठीक है, रियल लाइफ एनालॉजी एक बार देख लेते हैं। मदरबोर्ड मतलब हमारा बॉडी, प्रोसेसर मतलब ब्रेन, और SMPS मतलब क्या, हार्ट यानी कि पावर सप्लाई। और चलिए देख लेते हैं जल्दी से हम लोग आज का इस पूरे क्लास का MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मदरबोर्ड इज ऑल्सो नोन एज मेन सर्किट बोर्ड, इसका ये आंसर होना चाहिए। रैम इज कनेक्टेड टू, रैम कहाँ पे कनेक्ट होता है बताओ जी, मदरबोर्ड में कनेक्ट होता है ना। ठीक है, बायोस इज स्टोर्ड इन रोम, है ना, रोम में बायोस स्टोर होता है। विच स्लॉट इज यूज फॉर ग्राफिक कार्ड, PCS स्लॉट बताया था मैंने आप लोगों को। ATX या माइक्रो ATX या मिनी ITX क्या है, एक प्रकार का मदरबोर्ड का साइज है, पता होना चाहिए। SMPS का पूरा नाम स्विच मोड पावर सप्लाई, SMPS कन्वर्ट AC टू DC, है ना। कंप्यूटर वर्क ऑन DC पावर बता दिया था। CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये होगा इसका। CPU इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ALU परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। मैं थोड़ा बहुत जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि आपको ही मालूम है ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं। क्लॉक स्पीड मेजर्ड इन, किसमें होता है, गीगाहर्ट्ज। ठीक है ना। मोर कोर मीन बेटर मल्टीटास्किंग, हाँ जी बिल्कुल, है ना। L1 L3 अभी जस्ट हमने देखा एक प्रकार का क्या है, ये कैश मेमोरी के लेवल्स है। विच कंपनी मेक प्रोसेसर, इंटेल भी बनाती है AMD भी बनाती है, तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ A and B। इंटेल i7 बिलोंग टू, ये प्रोसेसर के सीरीज है, एंड Ryzen 5 इज मेड बाय AMD, है ना। तो ये इनका सीरीज है। 64 बिट प्रोसेसर सपोर्ट लार्ज मेमोरी, जैसे मैंने अभी जस्ट आपको बताया। और SATA पोर्ट आपको मैंने स्टोरेज डिवाइसेस के लिए बताया था। हेक्सा कोर प्रोसेसर 6 कोर होते हैं उसमें। ठीक है ना, तो ये हमारा आज का ओवरऑल क्लास था।